हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 14 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाई गई है। वीडियो देखने के बाद आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को। अगला था, हाल ही में उड़ीसा में कौन सा महोत्सव मनाया गया? तो उड़ीसा में दोस्तों अभी हाल ही में कोणार्क नृत्य महोत्सव, रेत कला महोत्सव और नागार्जुन वेसा महोत्सव, ये तीनों ही मनाया गया है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमन 2021 बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों कराची के तट पर। कराची पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कराची के तट पर दोस्तों ये आयोजित होगा। अमन 2021 एक बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय मतलब कई देश मिल करके इस नौसैन्य अभ्यास का हिस्सा होंगे। तो ये दोस्तों होगा कब? ये होगा फरवरी में। फरवरी 2021 में ये आयोजित किया जाएगा। अमन 2021 एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। अब इसमें दोस्तों एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है इस बार। रूस की जो नौसेना है वो पिछले 10 सालों में पहली बार नाटो के सदस्य देशों के साथ किसी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने जा रही है। तो इस नौसैन्य अभ्यास में दोस्तों बहुत सारे देश हैं, 30 से ज़्यादा देश शामिल हैं, जैसे अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, ब्रिटेन हुआ, रूस, तुर्की, मलेशिया, श्रीलंका, कई देश इसमें शामिल हैं, लेकिन भारत शामिल नहीं है। अब चलिए दोस्तों, पिछले महीनों में जो सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे इनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों मालाबार नौसैन्य अभ्यास हुआ भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पहली बार इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इस बार शामिल हुआ था। कैरेट बांग्लादेश 2020 अभ्यास, ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में हुआ। करात या कैरेट के नाम से इसे पढ़ा जाता है। कैरेट बांग्लादेश 2020, तो बंगाल की खाड़ी में ये भी आयोजित हुआ। इसके बाद ध्रुजबा नाम का हुआ एक सैन्य अभ्यास रूस और पाकिस्तान के बीच में, ये पाकिस्तान में आयोजित हुआ। बुल स्ट्राइक अभ्यास दोस्तों भारत की तीनों सेनाओं के बीच में हुआ अभ्यास था, एक्सरसाइज था। निकोबार द्वीप समूह के टेरेसा आइलैंड पर हुआ। इंडो थाई कॉर्पेट नौसैन्य अभ्यास, ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। इस बार इसका 30वां संस्करण था, हिंद महासागर में आयोजित हुआ। इसके बाद दोस्तों सिटमैक्स और सिम्बैक्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखिएगा। एक स्पेलिंग की वजह से दोनों में पूरा डिफरेंस आ जाता है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिटमैक्स जो है दोस्तों ये त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसमें सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ था। देखिए यहाँ पर अंडमान सागर में ये भी हुआ, इसका इस बार दूसरा संस्करण था। सिम्बैक्स जो है दोस्तों ये हुआ सिंगापुर और इंडिया के बीच में, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो ये सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ। अंडमान सागर में ये भी हुआ, लेकिन इस बार का इसका 27वां संस्करण था। क्लियर है? अगला देखते हैं। नेक्स्ट है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों ओडिशा में, भारत में। FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का पुरुषों का हॉकी विश्व कप दोस्तों 2018 में इससे पहले का संस्करण जो हुआ था वो भी ओडिशा में ही हुआ था। उसकी भी मेज़बानी ओडिशा ने ही की थी। ठीक है, तो ये 2023 का जो अगला वर्ल्ड कप होगा, अगले संस्करण का, इसकी भी मेज़बानी ओडिशा में की जाएगी। ओडिशा के 2 शहरों में, भुवनेश्वर में और राउरकेला में की जाएगी इसकी मेज़बानी। क्लियर है? अच्छा, ये कौन सा संस्करण होगा? तो इस बार ये दोस्तों होगा 15वां संस्करण। FIH के बारे में जानिए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा जी, भारत के हैं। अब उड़ीसा आया है तो हम लोग उड़ीसा से रिलेटेड जो पिछले दिनों में करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हैं उनका रिवीजन करते हैं। उड़ीसा ने दोस्तों सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया। उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया। संगीत नाटक पुरस्कार का नाम बदलकर सुनंदा सम्मान कर दिया गया। मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। DRDO की मैक्सिमम मिसाइल टेस्टिंग दोस्तों उड़ीसा में ही होती हैं, ठीक है, बालासोर में। अगले 3 वर्षों तक दोस्तों राष्ट्रीय रग्बी टीम का प्रायोजन करने का, ये स्पॉन्सर करने का जिम्मेदारी लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है उड़ीसा। सुजल योजना स्वच्छ पेयजल के लिए लॉन्च किया है उड़ीसा ने ही। उड़ीसा बाई रोड कैंपेन शुरू किया गया जिससे उड़ीसा पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। गरिमा योजना भी उड़ीसा की ही योजना है। और अभी मैंने शुरुआत में ही जब लास्ट डे का क्वेश्चन आपका रिवीजन कराया उसमें मैंने आपको बताया उड़ीसा में कौन कौन से महोत्सव मनाए गए। नागार्जुन वेसा महोत्सव मनाया गया, कोणार्क में नृत्य महोत्सव मनाया गया और एक रेत कला महोत्सव मनाया गया।
इसके साथ ही दोस्तों अभी शहरी शासन सूचकांक जारी हुआ था, इसमें भी तो उड़ीसा रहा था टॉप पर, अभी कल ही तो मैंने आपको बताया था। चलिए अब जानते हैं उड़ीसा से स्टैटिक पॉइंट्स। उड़ीसा देख लीजिए मैप में, ये रहा उड़ीसा। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, जो कि हैं बीजू जनता दल पार्टी से। प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये है उड़ीसा में ही। अच्छा दोस्तों, सिमलीपाल अभ्यारण्य में अभी हाल ही में देखा गया था ब्लैक टाइगर, याद होगा आपको, ब्लैक टाइगर। ओके, उड़ीसा हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ के हैं मोहम्मद रफ़ीक जी चीफ जस्टिस। ठीक है, कौन है? मोहम्मद रफ़ीक हैं। उड़ीसा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, इसके साथ आंध्र प्रदेश से शेयर करता है अपना बॉर्डर। यहीं पर है दोस्तों चिल्का झील, चिल्का लेक। चिल्का झील जो है ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने भूश्री और भूमित्र नामक हाईटेक मशीनें लॉन्च की? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के सीएम ने, कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। इन्होंने भूश्री और भूमित्र नाम की 2 हाईटेक मशीनें लॉन्च की हैं। अब ये दोनों हाईटेक मशीनों का अलग अलग काम होगा। भूश्री मशीन जो है दोस्तों, ये खाद बनाने की मशीन है। कृषि अपशिष्ट जो होते हैं उनको ये जैविक खाद के रूप में कन्वर्ट करेगी। अब इससे क्या होगा? इससे किसान पराली वगैरह जलाने से बच सकेंगे, क्योंकि पराली वगैरह को या अपशिष्ट को जैविक खाद के रूप में कन्वर्ट किया जा सकेगा, ट्रांसफॉर्म किया जा सकेगा इस भूश्री नाम की मशीन के थ्रू। अब भूमित्र की नाम की जो मशीन है, इसका क्या काम होगा? ये दोस्तों बेसिकली एक मृदा परीक्षण उपकरण है, यानी सॉइल टेस्टिंग मशीन है। इसका काम होगा कि ये मिट्टी का परीक्षण करे, देखे वो कृषि उपजाऊ है या नहीं है, उर्वरक जमीन है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इसको लॉन्च किया, यानी दोनों ही मशीनें साफ तौर पर किसानों के लिए लॉन्च की गई हैं। अब कर्नाटक आया है तो सबसे पहले हम लोग कर्नाटक से करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, फिर जानेंगे स्टैटिक पॉइंट्स। तो 2025 तक दोस्तों कर्नाटक ने बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है अपना। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला अभी हाल ही में घोषित किया गया। हम्पी में दोस्तों भगवान हनुमान जी की 215 मीटर ऊंची मूर्ति लगाने की घोषणा की गई है। मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। और कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में KL राहुल को और वेदा कृष्णमूर्ति को, इन दोनों को, दोनों ही क्रिकेटर हैं, इन दोनों को एकलव्य पुरस्कार दिया। अच्छा, यही पुरस्कार से याद रखिएगा एक और सम्मान अभी हाल ही में दिया गया के सिवान जी को। किसे? के सिवान को। कर्नाटक के जो गवर्नर हैं बजूभाई बालाजी, उन्होंने के सिवान जो कि हैं इसरो के अध्यक्ष, इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है, मानद डॉक्टरेट की उपाधि। ये आपको याद रखना चाहिए। 1 नवंबर को कर्नाटक का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक ने हावेरी स्टेशन का नाम बदल करके महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की। कौन सा स्टेशन? महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। ये याद रखना आपको याद होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही हुबली रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज किया गया था। तो हुबली स्टेशन जो है इसका प्लेटफॉर्म भी बन रहा है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, अभी बन रहा है। फिलहाल के लिए अभी तो गोरखपुर वाला ही है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म। आगे चल करके हुबली हो जाएगा, लेकिन हुबली का तो नाम ही चेंज कर दिया गया। इस स्टेशन का नया नाम रखा गया है श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो ये होगा नया नाम। क्लियर? चलिए अब कर्नाटक से जानते हैं स्टैटिक पॉइंट्स। कर्नाटक मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा कर्नाटक। बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानी जाती है। अच्छा दोस्तों, कौन सा प्लेस किस उपनाम से जाना जाता है, यानी कौन से भौगोलिक क्षेत्र के क्या क्या उपनाम होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसको अभी कुछ ही दिन पहले मैंने डाला हुआ है ऐप पर। MZT ऐप पर जाइए आप लोग, उसमें स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग GK GS सेक्शन में जा करके इसे रीड कर सकते हैं कि कौन कौन से भौगोलिक नामों को किन किन उपनामों से जाना जाता है। जैसे बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत से नाम उसमें रखे गए हैं, लगभग 70 नाम आपको दिए गए हैं, आप उसको रीड जरूर कीजिए। चलिए, बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क दोस्तों है कर्नाटक में ही। राज्यपाल यहाँ के हैं वजुभाई वाला, अभी मैंने आपको बताया के सिवान को इन्होंने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। BS येदियुरप्पा जी बीजेपी पार्टी से हैं, यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। कर्नाटक में ही है दोस्तों जोग जलप्रपात या गारसोप्पा जलप्रपात, इसे भी आपको याद रखना है। जलप्रपातों पर भी मैंने आपको 5 मिनट की वीडियो दी हुई है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर समिट आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में हैदराबाद में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर समिट आयोजित किया गया। ये था TIE ग्लोबल समिट। क्या?
TIE ग्लोबल समिट 2020। तो अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में। कब से कब तक? 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोस्तों आयोजित किया गया। इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और लीडर्स को सम्मानित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनसे एक विजन वार्ता करने के लिए। तो ये आयोजित हुआ हैदराबाद में। अच्छा, अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल गेट्स जो कि फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और FC कोहली जो कि भारत के फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्रीज कहे जाते हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, इन दोनों को दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी दिया गया। अभी मैं इसको अलग से क्वेश्चन बना करके आपको दे दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है BNEF की क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। पहली बार भारत दूसरे स्थान पर पहुंचा है BNEF की क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में। BNEF का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस, यानी ब्लूमबर्ग ने ही इसे भी जारी किया है। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस की ये रैंकिंग है। तो भारत है दोस्तों दूसरे पर। पहले और तीसरे पर कौन है? फर्स्ट पर है चिली देश है, और तीसरे स्थान पर है दोस्तों ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। ओके, अब पिछले दिनों में भी कुछ इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, इसमें दोस्तों भारत को रैंक मिली 10वीं। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे पर कोई नहीं था। और अभी हाल ही में दोस्तों ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया था, यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आया था, और इसमें यह बताया गया था कि कौन सा देश कितना ज़्यादा प्रभावित है आतंकवाद से। तो इसमें दोस्तों पहला देश था, यानी पहले नंबर पर था अफगानिस्तान, दूसरे पर इराक वगैरह था, और भारत का नंबर था 8वां। भारत से पहले था पाकिस्तान का नंबर। ठीक है, अच्छा, एक और इंडेक्स अभी कल मैंने आपको बताया, उड़ीसा शहरी शासन सूचकांक में भारत में सबसे ऊपर रहा है, टॉप पर रहा है, टॉप राज्य बना है। लास्ट राज्य रहा था नागालैंड। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारत और किस देश के बीच DSTCII सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में भारत और पुर्तगाल के बीच में दोस्तों DSTCII सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया है। ये दोस्तों इसका 26वां संस्करण था। इस बार का 26वां संस्करण था DSTCII समिट का। DSTCII ने ही इसे आयोजित किया था, ऑर्गेनाइज किया था। इन दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। DST का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इन दोनों ने मिलकर के ये समिट ऑर्गेनाइज की थी। तो भारत के साथ साथ पुर्तगाल भी इसमें शामिल था। अब पुर्तगाल दोस्तों एक यूरोपियन कंट्री है। चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर, ये पोजीशन कहाँ है इसकी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ। इस साइड में है यूरोप। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ इधर आने के बाद आपको यहाँ पर फ्रांस दिखाई देगा। फ्रांस के नीचे आएंगे आप, दिखेगा स्पेन। स्पेन के बाद यहाँ पर दिखेगा पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी क्या होती है? पुर्तगाल की राजधानी होती है लिस्बन। ये देखिए, लिस्बन यहाँ की राजधानी है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मार्सेलो रोबर्टो डी सूसा। कौन है? मार्सेलो रोबर्टो डी सूसा। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और यहाँ की करेंसी होती है यूरो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया करे, हेल्पफुल लगा करे, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दिया करो। आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहेगा। आप लोग के लिए इतनी हेल्पफुल वीडियो बनाया जाता है, तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करो और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों अमीश राय ने। किसने? अमीश राय ने ये पुस्तक लिखी हुई है, धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। एक्चुअली में इन्होंने अपनी बहन भावना राय के साथ मिल करके ये पुस्तक लिखी हुई है। अच्छा, अमीश राय दोस्तों 2017 में एक पुस्तक लिखे थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, इमोर्टल इंडिया। क्या? इमोर्टल इंडिया। तो ये पुस्तक नाम याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुस्तकें और लेखकों पर आपको वीडियो बहुत जल्द मिलने वाली है। अगला, हाल ही में किस NGO ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों हेल्प एज इंडिया ने, ये एक NGO है। NGO यानी कि होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 जीता हुआ है। क्यों दिया गया और किसके द्वारा दिया गया, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिया तो गया दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जुड़ा है तो संयुक्त राष्ट्र ही होगा। इस पुरस्कार को दिया जाना शुरू हुआ था दोस्तों 1981 से ही, यानी 1981 से ही यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया जाना शुरू हुआ जनसंख्या पुरस्कार। तो इस बार का मिला हेल्पेज इंडिया को। बात आती है क्यों दिया गया। तो दोस्तों
इन्होंने वंचित बुजुर्गों की सेवा करने के लिए और बुजुर्गों को वंचित होने के पीछे क्या कारण होते हैं, यानी बुजुर्गों को लोग अनाथालय में क्यों छोड़ आते हैं, वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ आते हैं, इसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए काफ़ी काम किया, काफ़ी एक्टिव रहे ये एनजीओ। इस वजह से इस एनजीओ को इसके काम के लिए दिया गया संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दोस्तों जीता है अशरफ पटेल। अशरफ पटेल कौन है? अशरफ पटेल दोस्तों ये प्रवाह एंड कॉम म्यूटिनी यूथ कलेक्टिव की को फाउंडर हैं। तो इनको अभी हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? इनको स्वाब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? स्वाब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। अच्छा, किसने दिया है, यानी प्रदानकर्ता कौन थी? तो स्मृति ईरानी जी ने दिया है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और कपड़ा मंत्री भी हैं वो, ठीक है, स्मृति ईरानी जी, तो उन्होंने इनको प्रदान किया है। अब फिर बात आती है कि क्यों दिया गया। तो दोस्तों यूनिसेफ रोज़ा, यूनिसेफ का रोज़ा है, यूनिसेफ रोज़ा के साथ मिलकर के इन्होंने 8 दक्षिण एशियाई देशों में, 8 साउथ एशियन कंट्रीज़ में किशोरों के जीवन पर कोविड-19 के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं कोविड-19 के, इसकी टेस्टिंग के लिए इन्होंने डिवाइस डेवलप किया था और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ था। इस वजह से इनको दिया गया है ये अवार्ड अशरफ पटेल को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ का क्लाइमेट एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ यानी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने दोस्तों क्लाइमेट एम्बेसडर अपना बनाया सबरीना फिल्जमोसर और फ्लेवियो केंटो को, इन दोनों को ही। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इन दोनों को दोस्तों इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने जलवायु राजदूत यानी क्लाइमेट एम्बेसडर नियुक्त किया है अपना। सबरीना है दोस्तों ऑस्ट्रिया की और फ्लेवियो हैं दोस्तों ब्राज़ील के। ये दोनों ही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे। बात आती है अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ की। तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1951 में और इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट हंगरी में। इसके करंट टाइम पर हेड हैं मारियस वाइजर। कौन है? मारियस वाइजर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, यूरोपीय फुटबॉल लीग मैच में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो पहली भारतीय महिला बन गई हैं बाला देवी, एन बाला देवी। ये दोस्तों इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम की खिलाड़ी भी हैं, साथ ही साथ ये यूरोपीय फुटबॉल लीग मैचेस में भी खेलती हैं। तो यूरोपियन फुटबॉल लीग में रेंजर्स की टीम से खेलते हुए इन्होंने अपना पहला गोल किया और यूरोपियन फुटबॉल लीग मैचों में गोल करने वाली ये पहली भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं। अच्छा, इनके इसी काम के लिए दोस्तों इनको AFC प्लेयर ऑफ द वीक का खिताब भी दिया गया। AFC प्लेयर ऑफ द वीक का खिताब इनको मिला। ठीक है, चलिए एन बाला देवी जो हैं दोस्तों ये मणिपुर की रहने वाली हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बिल गेट्स को और FC कोहली को। किसे? बिल गेट्स को और FC कोहली जी को, इन दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसमें बिल गेट्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं ये। FC कोहली के बारे में आपको बताएं, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। ये TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कंपनी है उसके पहले CEO थे, फाउंडिंग CEO थे, उसके फाउंडर थे और फादर ऑफ IT इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता है इंडिया का, यानी कि भारतीय IT इंडस्ट्रीज़ का जनक इनको कहा जाता था FC कोहली। तो इनको भी दिया गया है मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, किसमें? TIE ग्लोबल समिट 2020 में, जो कि अभी मैंने आपको बताया हैदराबाद में आयोजित हुआ। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का करंट अफेयर। कैसी लगी है आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप उसमें वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया है इस बार के फाइनेंशियल ईयर में। अगला है, फॉर्चून का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से MZT ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो।
क्विज़ आपको एनजेटी ऐप पर मिलती ही है, साथ ही साथ वहाँ पर PDF फाइल भी दी जाती है। अच्छा, ऑडियो रिवीजन भी कराया जा रहा है अब तो आप लोग 3-3 दिनों का एक साथ करके ऑडियो रिवीजन भी कर सकते हो। आपको एमजेटी ऐप पर जाना है, सबसे नीचे जाना है ऑडियो सेक्शन में, और वहीं पर जा करके वीकली करंट अफेयर के सेक्शन में जा करके आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।